चालू होगी रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर, और इसके अलावा हम बात करते रहेंगे, लिटरेचर की बात भी करेंगे साथ में। एंड विल टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, ग्रामर एज वेल एज फोनेटिक्स, एंड विल बी हैविंग ऑल दीज टॉपिक्स one by one for discussion, right? And your questions are welcome. If you want to ask something in between the class, or you can ask me your questions. I begin with the introduction. शुरुआत करूंगा, लिटरेचर की शुरुआत भी करूंगा, राइट? इसमें आगे आगे हम देखेंगे। विल बी टेकिंग इंग्लिश ग्रामर, हम ग्रामर की बात करेंगे, एंड विल टॉकिंग अबाउट लिटरेचर. Some texts will also be there, and phonetics, and then we have methods. These will be the things we'll be discussing here. तो आपके क्वेश्चंस का वेलकम है, और बाकी बात हम करते रहेंगे वन बाय वन. तो शुरुआत में अभी कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन से, और शुरुआत में फिलहाल मैं एक बार ग्रामर से शुरुआत कर रहा हूँ, और उसके बाद हम लिटरेचर भी शुरू करने वाले हैं. तो पहले ग्रामर से शुरुआत कर लेते हैं. इसको ग्रामर के बजाय मैं कहना चाहूंगा कि वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज. तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करने जा रहे हैं. जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें, जैसे ग्रामर से शुरुआत करते हैं. तो ग्रामर में जब आप पढ़ते हैं तो देयर आर सम वर्ड्स, शब्दों की बात भी करते हैं. इसमें वर्ड्स होते हैं, राइट? इसमें क्लॉज होते हैं और सेंटेंसेस होते हैं. वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंस, ये अगर मैं कहूँ कि ग्रामर पढ़ने के लिए ज़्यादातर हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं, राइट? हम देखते हैं वर्ड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, और वर्ड्स में जैसे आप पढ़ते हैं, वर्ड्स में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक्चुअली आई शुड से दीज आर द क्लासेस ऑफ वर्ड्स और वर्ड क्लासेस, और वी कैन से दैट दीज आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स. तो शब्दों की श्रेणियां हैं वर्ड्स जो यहाँ पर है, जिससे आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनेंट्स, इनके रूप में पढ़ते हैं. दीज आर वर्ड्स, ओके. और शब्दों से एक कैटेगरी आगे और आ जाती है, फ्रेजेस की हम बात करने लग जाते हैं. शब्दों से एक मोटा, अगर हम देखें, रफ एक आइडिया लेकर देखें, तो ये है कि शब्दों से फ्रेज बनते हैं, और फ्रेज से क्लॉज बनते हैं, और क्लोज से आपके फिर सेंटेंसेस बनते हैं. बेसिक तो ये रहता है, राइट? और भी नीचे जाना चाहें आप ये भी कह सकते हैं कि लेटर्स जो हैं, राइट, उनसे वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स से आपके फ्रेजेस बनते हैं, और फ्रेज से क्लॉजेस, और क्लॉज से आपके सेंटेंसेस बनते हैं. और सेंटेंसेस के अगर ऊपर जाना चाहें तो डिस्कोर्स या फिर पैराग्राफ्स आ जाते हैं, राइट? उनकी हम बात करने लग जाते हैं. तो एक बार हम शुरुआत करेंगे वर्ड से, राइट? उसके बाद क्लॉज, सेंटेंस, फ्रेज की बात भी करेंगे, ठीक है? और लिटरेचर का सेक्शन अलग चलेगा, तो लिटरेचर में लेता रहूंगा साथ में, राइट? लिटरेचर में बात करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस. हालांकि डिवाइसेस जो है टर्म्स में ही आ जाते हैं, अलग से हमें कहने की आवश्यकता नहीं है. तो लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेरी जॉनर्स, जिसे हम लिटरेरी काइंड ऑफ स्टाइल भी हम कह सकते हैं मोटी भाषा में, तो वो भी हम लेते रहेंगे वन बाय वन, ठीक है? इसके अलावा कुछ टेक्स्ट हो सकता है हम आगे कुछ टेक्स्ट भी उठा लें, ताकि यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज और द लिटरेचर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी बाय दीज क्लासेस. और आई शुड से कॉल देम वर्कशॉप्स, बजाय हम क्लासेस के हम कहेंगे वर्कशॉप्स होंगी. और वर्कशॉप्स कहने का कारण ये है कि मूल रूप से बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ताकि हम सीखने की कोशिश करें, रादर देन जस्ट हैविंग जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल पाथ, जस्ट कहते हैं ना वो रटने की चीजें, जैसे यू जस्ट वांट टू मग अप द थिंग्स. मग अप करने की कोशिश ना करें. यू डोंट नीड टू क्रैम द थिंग्स, क्रैम द फैक्ट्स. यू जस्ट लाइक मैथमेटिकल थिंग्स. आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं. आपको क्या करना है, ट्राई टू, कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब चीज की गहराई को समझना, उसकी हम कोशिश करेंगे. तो शुरुआत में एक बार वर्ड्स से कर रहा हूँ, राइट? और वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो वन बाय हम ये देखते हैं वर्ड्स को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं. देखिए, जब वर्ड्स की बात करने लगते हैं तो एक तरह से मुझे लगता है चीजें अंटरलिंक्ड, आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं. जैसे वर्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं काफी हद तक, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए डिटर्मिनस की बात करते हैं, अगर आप डिटर्मिनस की बात करते हैं, डिटर्मिनस किससे जुड़ा हुआ है? क्या डिटर्मिनस नॉर्मली, जनरली अगर हम बात करें डिटर्मिनस आर नॉट सेपरेट और कैन नॉट बी स्टडीड और कैन नॉट बी लर्नड और कैन नॉट बी टॉट, being different from or being separated from nouns. अगर आप डिटर्मिनस पढ़ने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सेंस होना चाहिए, नाउन्स के बारे में जरूर होना चाहिए. बिकॉज until or unless you
have a good sense of grammar or nouns, I don't think you are able to study determiners. और डिटर्मिनर्स आप पढ़ते हैं तो नाउन्स के साथ ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए मुझे लगा कि काफी चीज इंटरलिंक्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एडजेक्टिव्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप एडजेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं तो एडजेक्टिव्स जब आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली नाउन की बात भी आपको पढ़नी पड़ेगी. जब आप एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं तो आपको नाउन्स भी नॉर्मली आनी चाहिए, आपको नाउन्स का एक सेंस दिमाग में होना चाहिए, नाउन्स होती क्या है ये आपका सेंस आपके माइंड में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो एडवर्ब्स पढ़ने के लिए आई शुड कॉल देम एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स पढ़ने के लिए आपको किसकी जानकारी आवश्यक है? व्हेन यू स्टडी और व्हेन यू वांट टू स्टडी एडवर्ब्स यू नीड टू स्टडी एडजेक्टिव्स फर्स्ट, वर्ब्स, राइट. तो ये आपको पढ़ना पड़ता है. एडवर्ब्स पढ़ने के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ती है? प्लस आपको पढ़ना चाहिए वर्ब क्या होती है, राइट, वर्ब आपको पढ़नी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट. तो जब आप एडवर्ब्स पढ़ते हैं आपको वर्ब पढ़ना चाहिए, एडजेक्टिव्स पढ़ने चाहिए, और आपको थोड़ा सेंस सेंटेंस का भी होना चाहिए, क्योंकि जनरली एडवर्ब जब प्रयोग किए जाते हैं तो वे बात करते हैं, वर्ब की बात करते हैं, वे बात करते हैं एडजेक्टिव्स की, वे बात करते हैं सेंटेंस की बात करते हैं, राइट. क्योंकि कभी कभी आप देखा है एक जो एडवर्ब होता है पूरे सेंटेंस के बारे में बात करता है, तो आपको सेंटेंस, एडजेक्टिव, वर्ब की जानकारी होनी चाहिए जब आप एडवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं. ओके, अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, तो जब आप प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको प्रेपोजिशन पढ़ने से पहले एक हल्का सा सेंस होना चाहिए माइंड में कि प्रेपोजिशन जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे माइंड में क्या क्या होना चाहिए. जस्ट ट्राई टू गेस. जब आप प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं तो यू नीड टू हैव अ गुड आइडिया ऑफ नाउन्स. अगेन देखिए, प्रेपोजिशन आप जानते हैं बेसिकली प्रेपोजिशन यूज की जाती हैं, राइट. वी यूज प्रेपोजिशंस विद जनरली विद नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है, आप इनके साथ पढ़ने जाते. तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप स्टडी करने जा रहे हैं इन शब्दों को, राइट, जब आप इनको स्टडी करने जा रहे हैं, डिटर्मिनर्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, प्रेपोजिशंस को, दीज आर द वर्ड्स, ये शब्द ही हैं और आई शुड कॉल देम वर्ड कैटेगरीज, राइट. तो वही है ये. तो लेकिन बस मैं ये कहना चाह रहा हूं दे आर इंटरलिंक्ड, तो आई शुड कॉल देम कि वर्ड जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, वे जब उनको स्टडी किया जाता है तो दे आर इंटरलिंक्ड और दे आर कनेक्टेड बाय सम वे और द अदर. तो किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं, तो इसलिए एक तरह से आपस में जुड़े ही रहते हैं और उनको इसी प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए, राइट. तो दीज आर इंटरलिंक्ड. अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कंजंक्शंस, ठीक है, अगर आप कंजंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं तो कंजंक्शंस पढ़ने के लिए आपके दिमाग में एक बहुत बढ़िया एक सेंस होना चाहिए. कंजंक्शंस काम क्या करते हैं और कंजंक्शंस की मुझे जरूरत क्यों है, राइट, इसकी आवश्यकता मुझे क्यों पढ़नी चाहिए. तो बेसिकली कंजंक्शंस पढ़ने के लिए मुझे सेंस होना चाहिए, मेरे माइंड में वर्ड्स का सेंस होना चाहिए, राइट, मेरे माइंड में फ्रेज का सेंस होना चाहिए, फ्रेज क्या होता है, और मेरे माइंड में क्लॉज का सेंस भी होना चाहिए. इसका मतलब कंजंक्शंस अगर मैं स्टडी करता हूं तो मुझे थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स है, ये फ्रेज है और ये क्लॉज है, राइट. क्योंकि कंजंक्शंस इन शब्दों को ही जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं और वे क्लॉजेस को जोड़ते हैं. इसलिए जब आप कंजंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं तो मैं जैसा अभी कहता आ रहा हूं कि जितने भी वर्ड्स हैं इनको पढ़ने के लिए एक दूसरे को पढ़ना आवश्यक हो जाता है. तो कंजंक्शंस पढ़ने के लिए आपको वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है. अब मान लीजिए यू वांट टू स्टडी आर्टिकल्स. हालांकि आर्टिकल्स को मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनर्स में ही शामिल किया गया है, इनको डिटर्मिनर्स ही माना गया है. तो आर्टिकल्स जब आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में नाउन का सेंस होना बहुत जरूरी है, राइट, कि नाउन आपके माइंड में होनी चाहिए, नाउन होती क्या है. क्योंकि इसका अगर सेंस नहीं होता है तो मुझे लगता नहीं कोई आदमी आर्टिकल्स का सही प्रयोग कर सकता है. तो आर्टिकल्स जो कि मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनर्स ही माने जाते हैं, उनको जब आप पढ़ते हैं तो माइंड में एक सेंस रहता है नाउन होती क्या है, राइट. तो एक आर्टिकल्स का सेंस भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है. हाँ, एक शब्द ऐसा है जो ज्यादा स्पीच से जुड़ा हुआ है, वो शब्द है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन बजाय ग्रामर के वो ज्यादा जुड़े हुए हैं स्पीच से. आपके ऐसा कैसे है? इंटरजेक्शन ज्यादातर दिखाते हैं, एक्सक्लेमेशन को दिखाते हैं, वो इमोशंस को दिखाते हैं, फीलिंग को दिखाते हैं. इसलिए इंटरजेक्शन जो होते हैं ज्यादातर ये बेचारे, मुझे ऐसा लगता है दीज हैव बीन निग्लेक्टेड एज फार एज द स्टडी ऑफ इंग्लिश इज कंसर्न्ड. तो इंटरजेक्शन ज्यादातर ही जुड़ा हुआ स्पीच से जुड़ा हुआ है बजाय के ये
राइटिंग के या फिर मुझे रिटन इंग्लिश के जुड़ा हुआ उससे जुड़ा करा जाए। मैं कहना चाहूँगा कि जो इंटरजेक्शन है वो जुड़े हुए हैं स्पीच से ज़्यादा जुड़े हैं, इसलिए इनकी स्टडी प्राय हम लोग कम करते हैं या लगभग नहीं करते, और ये हमें एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे आखिर में इसको स्टडी करेंगे, बाद में देखेंगे। पहले जो टॉपिक्स है जो ग्रामर में काम ज़्यादा आते हैं, जो जिनको आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, या फिर आई शुड से कि इफ़ यू वांट टू यूज गुड इंग्लिश, राइट, इफ यू वांट टू राइट बेटर इंग्लिश, वी नीड टू स्टडी दीज कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आ जाती है। वेल, एक जो सबसे प्रमुख पार्ट माना जाता है किसी क्लॉज या सेंटेंस में, वो वर्ब होता है। वर्ब को पढ़ने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्ड को पढ़ने के लिए, वर्ब को पढ़ने के लिए आप, मैं ये कहना चाहूँ कि किसी और नाउन वगैरह की आवश्यकता खास नहीं पड़ेगी, पर वर्ब ज़्यादातर ये जुड़ा हुआ है कि क्लॉज या सेंटेंस से जुड़ा हुआ शब्द ज़्यादा है। तो जब आप वर्ब पढ़ते हैं तो वास्तव में आप स्टडी करने जा रहे हैं क्लॉज को, या आप स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली सेंटेंसेस को, आप इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जब आप वर्ब पढ़ते हैं तो वास्तव में आप क्लॉज या सेंटेंसेस को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ब की ज़्यादातर आवश्यकता वहीं पड़ती है। हालांकि वर्ब के और भी प्रकार हो सकते हैं, पर जो बेसिक रूप से वर्ब की जब हम बात करेंगे तो वर्ब वास्तव में क्लॉज या सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। चलते चलते बता दूं, क्लॉज वास्तव में एक तरह से हम ये कह सकते हैं बड़े सेंटेंस में छोटा सेंटेंस छिपा हुआ रहता है। मोटी भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ तो क्लॉज की और सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली एक जैसा ही रहता है। तो वर्ब इनका सेंट्रल पार्ट माना जाता है, मुख्य भाग माना जाता है। तो जब आप वर्ब को पढ़ें तो इन पर फोकस करना पड़ता है, यानी इनको भी हम पढ़ते रहते हैं। एक शब्द और है इसके अलावा, जैसे आप प्रोनाउंस की बात करते हैं, राइट। जब आप प्रोनाउंस की बात करते हैं तो देखिए इसमें एक शब्द छिपा हुआ आपको दिख रहा है सभी लोगों को कि प्रोनाउंस में नाउन छिपा हुआ है, राइट। जब आप प्रोनाउन को स्टडी करते हैं तो वास्तव में आप नाउन की तरह ही स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रोनाउंस वे शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, राइट। ये इनकी क्षमता होती है। तो जब प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं हम नाउन की बात भी करेंगे, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, राइट। इसके अलावा क्या किसी और शब्द को रिप्लेस कर सकता है नाउन? प्रोनाउंस नहीं, प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। तो प्रोनाउन को पढ़ने के लिए हमें फिर से नाउन को पढ़ना पड़ता है, यानी नाउन के बारे में एक सेंस दिमाग में रखना पड़ता है हम लोगों को। तो एक पॉइंट आप ये भी ले सकते हैं माइंड में कि देखिए मैंने अभी बात की कुछ शब्दों की, एक बार मैं आपको वापस ले जाता हूँ पीछे। देखिए मैंने बात की है डिटर्मिनर्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, मैंने बात की है कंजंक्शंस के बारे में, आर्टिकल्स जो डिटर्मिनर्स का ही पार्ट माने जाते हैं, इंटरजेक्शन जो उपेक्षित है या निग्लेक्टेड है, फिर मैंने बात की वर्ब के बारे में, और ये देखिए प्रोनाउंस के बारे में बात की। अब मैं इनका इंट्रोडक्शन लूंगा वन बाय वन। तो ये कुछ वर्ड्स माने जाते हैं, शब्द माने जाते हैं, और आप जानते हैं शब्दों से फ्रेज बनते हैं और फ्रेज से क्लॉज बनते हैं, क्लॉज से सेंटेंसेस बनते हैं, राइट। अभी मैं इनका हल्का हल्का परिचय लेने जाऊंगा, यानी इनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा वन बाय वन, ओके। तो देखिए जब आप फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जब आप बात करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने बात शुरू की डिटर्मिनर्स की, तो डिटर्मिनर्स जब आप देखते हैं तो डिटर्मिनर्स है क्या? डिटर्मिनर वास्तव में कुछ शब्द ही है, ये वर्ड्स हैं, और आप ये भी कह सकते हैं डिटर्मिनर्स वे शब्द हैं जो ज्यादातर संख्या मात्रा को इंडिकेट करते हैं। तो आप कुछ हद तक डिटर्मिनर्स को ये भी कह सकते हैं कि ये या तो ये नंबर वर्ड्स हैं या फिर ये अमाउंट वर्ड्स या क्वांटिटी वर्ड्स, राइट। आप इन्हें क्वांटिटी वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो डिटर्मिनर्स वास्तव में अगर साधारण भाषा में कहना चाहें तो डिटर्मिनर्स नंबर वर्ड्स या फिर अमाउंट वर्ड्स में आते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि डिटर्मिनर्स आर फॉलोड बाय नाउन्स, ठीक है। डिटर्मिनर्स के बाद एक शब्द जो आता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, और आई शुड कॉल इट ए कंपल्सरी फॉलोइंग, राइट, बाय नाउन्स। तो नाउन्स फॉलो करती है हमेशा डिटर्मिनर्स को, राइट। क्योंकि एक बात देखिएगा, डिटर्मिनर जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है? डिटर्मिनर मीन्स अ वर्ड विच डिटरमिन्स, सब गलती से कभी कभी आप प्रोनाउंस करते हैं डिटरमाइन, डिटरमिन्स होता है, डिटरमाइन नहीं होता, और डिटरमिनर्स होता है, डिटरमाइनर्स नहीं होता है। अक्सर में ऐसी चीजें जो छोटी चीजें उनको हम प्राय निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स
डिटरमिन। अब डिटरमिन करते हैं, क्या डिटरमिन करते हैं? देखिए डिटरमिन एक वर्ब है, का अर्थ है निर्धारित करना। तो डिटरमिनर्स वे शब्द हैं जो निर्धारित करते हैं व्हाट, द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन, द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन, द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग नाउन। तो इस नाउन की फॉर्म या फिर उसकी संख्या आदि को निर्धारित करते हैं, इसलिए कहलाते हैं डिटरमिनर्स। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपसे, डिटरमिनर्स वे शब्द हैं जो डिटरमिन करते हैं। डिटरमिन करना होता है निर्धारित करना, ठीक है। ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड थर्ड फॉर्म में टी लगा दी जाती है, डिटरमिन, डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड। ओके, डिटरमाइन प्रोनाउंस नहीं करें, because as I said in the beginning, I'll be taking phonetics as well, right? I'll be talking about phonetics, I will be talking about stress, I'll be talking about intonation, right? तो जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ थोड़ा सीखते भी चलें। एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन phonetics, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर एक चीज ये हो जाती है कि एक हमें थोड़ा बोलने का एक सेंस बनता चला जाता है। तो आई थिंक वी शुड एम्फसाइज phonetics, we should emphasize pronunciation while we are learning English. तो डिटरमिनर्स वे शब्द जो निर्धारित करते हैं मात्रा या संख्या को, किसकी? नाउन की संख्या को। तो एक बात निश्चित हो गई है, ये आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि डिटरमिनर्स जो है वे शब्द है डिटरमिनर्स जो नाउन से पहले या नाउन के पहले आते हैं हमेशा, और बिना नाउन के उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, राइट? कभी कभी कुछ किताबों ऐसा लिखा है कि ओमिशन किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है नाउन को, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई सही तरीका होगा पढ़ने का। डिटरमिनर्स को पढ़ने के लिए हमेशा याद रखिएगा, डिटरमिनर्स आर फॉलोड बाय नाउन्स, पहली चीज ये, राइट? और दूसरा मैंने ये बताया, मोटी भाषा में समझे, डिटरमिनर्स को आप संख्या शब्द या मात्रा शब्द कह सकते हैं। और अब हिंदी में आता हूं थोड़ा सा, कि डिटरमिनर्स संख्या और मात्रा बताने वाले शब्द हैं, जो संख्या बताते हैं या फिर मात्रा बताते हैं, इन शब्दों को डिटरमिनर्स कहा जाता है। ये थोड़ा सा परिचय है, एक बार मैं हल्का सा जिक्र करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। जैसे अगर आप कहते हैं, मान लीजिए वन टाउन, एक कस्बा, वन टाउन में वन को डिटरमिनर माना जाएगा, संख्या बताई जा रही। अगर आप ये कहना चाह रही, मान लीजिए ऑल टाउन्स, तो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ऑल टाउन्स। अब यहां पर टाउन्स क्या नाउन है, नाउन से पहले ऑल आए, डिटरमिनर संख्या बता रहा है। मात्रा भी बताया जा सकता है, जैसे आप कहते हैं मान लीजिए मच, और मच के बाद आप कहना चाहते हैं इंक, मच इंक, तो यहां पर मच डिटरमिनर मात्रा बता रहा है इंक की, राइट? तो ये देखिएगा, ये संख्या बता रहा है, ये भी संख्या बता रहा है, ये मात्रा बता रहा है। तो जनरली मोटी भाषा में शुरुआत में ले रहा हूं, परिचय के रूप में ले रहा हूं। तो डिटरमिनर्स वे शब्द जो प्राय संख्या मात्रा बताते और नाउन को प्रिसीड करते हैं। प्रिसीड करने का मतलब होता है उनसे पहले आते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं डिटरमिनर्स को नाउन फॉलो करती है, एक बात ये भी आप कह सकते हैं, राइट? तो एक पॉइंट ये लिया जाता है। अच्छा, अब देखिए थोड़ा पहले परिचय लेता हूं, फिर वन बाय इनको टॉपिक के रूप में लेंगे। थोड़ा सा मैं परिचय देता जा रहा हूं। आर्टिकल्स की जब आप बात करते हैं, आर्टिकल्स अलग से ना पढ़े, डिटरमिनर्स में ही बात करेंगे, पर चूंकि हमें ट्रेडिशनल इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, और जो ओल्ड फैशन बुक्स हैं, या फिर आप कहना चाहिए जो थोड़ा परंपरागत रूप से लिखी किताबें हैं, जो है ग्रामर के रूप में लिखी गई हैं, उन किताबों में भी आर्टिकल्स को अलग से पढ़ाया गया है। इसलिए ज्यादातर जो मुझे कहना चाहिए अब तक जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो आर्टिकल्स को अलग से ही पढ़ते रहें। तो मे बी हम इसको अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए कि इन मॉडर्न अप्रोच आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स, राइट? तो आर्टिकल्स की वही नियति है, हालांकि आर्टिकल्स अपने आप में कुछ नहीं है, 3 शब्द हैं, राइट? और आर्टिकल्स भी हमेशा नाउन से पहले आते हैं, इनको अकेले हम प्रयोग नहीं करते हैं, राइट? ये 3 शब्द हैं जो आप बचपन से पढ़ते हैं, आई मीन प्राइमरी क्लासेस से आपने देखा है कि एन दे का प्रयोग आपको बताया जा रहा है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा कि ये 3 ही शब्द है, ए, एन और द। इसको टॉपिक के रूप में जब लूंगा, इसको when I'll take up this topic, we'll be talking more about such basic terms or basic things. So एक चीज ये आ जाती है इसमें, और देखिए जब आप पढ़ते हैं आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स, ये संख्या मात्रा बताने वाले शब्द, आर्टिकल्स अलग से आप ले सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव जब आप पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव्स वास्तव में ये कहना चाहिए, आप मोटी भाषा में एडिंग वर्ड्स कह सकते हैं। एडिंग वर्ड्स का मतलब जो ऐड करते हैं वे एडजेक्टिव्स होते हैं। मोटी एक बात बता दूं आपको कि एडजेक्टिव्स को हम नॉर्मली एडजेक्टिव कहना चाहिए। इसमें जो लोग प्रोनाउंसिएशन या फिर फोनेटिक्स से रिलेटेड हैं, या फिर दे आर मोर कंसर्न अबाउट फोनेटिक्स और आई शुड से प्रोनाउंसिएशन, दे शुड बी they should be very careful about the pronunciation of this word, and this word is pronounced adjective, not adjective. इसमें ड नहीं बोला जाता है,
तो जब आप एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं तो एक बात और देखिए ध्यान से, एडजेक्टिव्स होते क्या है। मैंने कहा ये एडिंग वर्ड्स, राइट, या फिर आप कह सकते हैं एडिशन वर्ड्स भी कह सकते हैं। अब आपके एडिशन वर्ड्स क्या होते हैं या फिर एडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? बेसिकली एडजेक्टिव वास्तव में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। इंफॉर्मेशन तो डिटर्मिनर्स भी ऐड करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पुरानी इंग्लिश में या फिर ओल्ड फैशन जो ग्रामर बुक्स हैं उनमें जो एडजेक्टिव्स को, डिटर्मिनर्स को जो लिया गया है, राइट, आर्टिकल्स को अलग से पढ़ाया जाता था, अलग से लिखा गया, एंट्री अलग से मिल जाएगी, लेकिन जो डिटर्मिनर्स हैं उनको एडजेक्टिव्स में ही पढ़ाया गया है। जैसे एक फेमस पुस्तक है रेन मार्टिन, उसमें आप देखते हैं कि जो डिटर्मिनर्स है वो अलग से नहीं बताए गए, डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव्स में ही शामिल किया गया है। ओके, तो डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव्स में शामिल किया गया है, अलग से उनको नहीं है, लेकिन हम लोग उनको सेपरेटली पढ़ेंगे। ओके, तो एडजेक्टिव एडिंग वर्ड्स हैं। तो मैं कह चुका हूं एडिंग वर्ड्स तो आपके डिटर्मिनर्स भी हैं, राइट, डिटर्मिनर्स भी आपके एडिंग वर्ड्स हैं। ये भी ऐड ही करते हैं, मीनिंग ऐड करते हैं, पर इनको मैंने अलग कर दिया है संख्या शब्द और मात्रा शब्द के रूप में, इनको मैंने अलग कर दिया है और ऐसा ही अभी कहा जाता है। इसलिए एडजेक्टिव्स थोड़े अलग हो जाते हैं, ये ऐड करते हैं मीनिंग, इसलिए इनको मैं एडिशन वर्ड्स या फिर एडिंग वर्ड्स मैं कह सकता हूं। और ये क्या ऐड करते हैं? दे ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा मीनिंग। वे अलग से एक जानकारी या अलग से कोई सूचना ऐड करते हैं। किसमें? किसमें ऐड करते हैं? नाउन में, राइट। बेसिकली एडजेक्टिव जब बात करते हैं वे नाउन की बात करते हैं या फिर वे बात करते हैं प्रोनाउंस की। अब प्रोनाउंस भी आप देखते हैं वो नाउन से ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि आपको एक परिभाषा बताई जाती है कि प्रोनाउंस या सर्वनाम वे शब्द हैं जो नाउन के स्थान पर आ सकते हैं। ये आपको बताया, हमें भी यही बताया गया, सभी लोगों को ये बताया जाता है। तो इसलिए जब एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो वे मूल रूप से बात करते हैं नाउन्स की या प्रोनाउंस की, राइट। तो एडजेक्टिव्स भी एडिंग वर्ड्स हैं, जोड़ने वाले शब्द जो मीनिंग जोड़ते हैं, इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? नाउन में। अब परिचय की बात ही कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यू, राइट, to the basic terms, right, to the basic meanings of these words. तो एडजेक्टिव जो है वो ऐड करते हैं नाउन में। क्या ऐड करते हैं? मीनिंग ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये आवश्यक नहीं कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा प्रीसीड करे किसको? नाउन को, राइट, यानी उससे पहले आए। डिटर्मिनर्स के बारे में ये कह सकते हैं डिटर्मिनर्स ऑलवेज प्रीसीड नाउन्स, दैट्स द बेसिक रूल। डिटर्मिनर्स ऑलवेज प्रीसीड नाउन। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट you need to remember this point, that determinants always precede nouns while adjectives can follow nouns or precede nouns. तो ये थोड़े अलग हो जाते हैं इस हिसाब से आके कि adjectives नाउन से पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। ये हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी मैं परिचय दे रहा हूं, केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, राइट। तो एडजेक्टिव्स इनके बाद भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव जो है, जो नाउन्स हैं, वो एडजेक्टिव से पहले भी आ सकती, दोनों ही बातें सही है। तो एक बात आप ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स ऐड तो करते हैं, नाउन में ऐड करते हैं या फिर प्रोनाउन में ऐड करते हैं। किसको? मीनिंग को, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को। आप ये भी कह सकते हैं, आप बचपन से हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि एडजेक्टिव्स वे सब शब्द हैं जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसका मतलब ये एक मोटी लाइन ये बताई जाती है, द वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ओके, तो एक चीज ये आ जाती है आपकी। तो अभी मैंने बात की एडजेक्टिव्स की, एडिंग वर्ड्स है। और बेसिकली एडजेक्टिव्स क्या ऐड करते हैं? मैंने कहा संख्या मात्रा अलग कर दी हम लोगों ने, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में डिटर्मिनर्स को अलग कर लिया गया है एडजेक्टिव से, राइट। उनको हमने मान लिया संख्या मात्रा बताने वाले शब्द। तो बाकी चीजें जो बची है, आकार, प्रकार, गुण, अवगुण, ये जो बताते हैं नाउन प्रोनाउन का, वे एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं कि वाइड रोड्स, देखिए यहां पर वाइड रोड्स आपने कहा, वाइड रोड्स, इसमें क्या आप देख रहे हैं ये वाइड जो शब्द है, क्या ये संख्या बता रहा, मात्रा? ना ये संख्या बता रहा ना मात्रा बता रहा, लेकिन क्वालिटी बता रहा। किसकी? रोड्स की क्वालिटी बता रहा है। ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर नहीं है, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनर होता संख्या मात्रा की बात करता नॉर्मली, जनरली, राइट। तो वाइड रोड्स में वाइड क्या है? यहां पर देखिए वाइड एडजेक्टिव है क्योंकि रोड्स के बारे में बता रहा है। अगर आप ये कहना चाहते हैं द रोड इज वाइड, ये देखिए द रोड इज वाइड, इसमें वाइड फिर से विशेषता बता रहा है, रोड की बता रहा है। और अगर आपने रोड के लिए यूज कर दिया इट का, जो कि एक प्रोनाउन है, तो इट इज वाइड।
तो वाइड जो शब्द एडजेक्टिव है ये नाउन की विशेषता बता रहा है या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। द रोड इज वाइड और इट इज वाइड, दोनों चीजें बिल्कुल सही, अपनी जगह सही है। अच्छा, एडजेक्टिव्स मैंने जैसा भी कहा आपसे, वो शेप, साइज, कलर, राइट, टाइप, ओके, वो ओरिजिन, मटेरियल, वो नाउन किससे बनी है, वो नाउन कहाँ से आई है, वो नाउन नई या पुरानी है, राइट। नाउन से मेरा मतलब कोई वस्तु, व्यक्ति, जानवर, कुछ भी हो सकती है, इसके आगे बात करेंगे। तो नाउन में जो रेफरेंट है, नाउन में जो चीज, वस्तु, व्यक्ति, जानवर समाहित है, उस नाउन के रंग, रूप, आकार, प्रकार, इन सब के बारे में बात करते हैं एडजेक्टिव्स, ओके। और मैंने ये कहा कि एडजेक्टिव्स जो है नाउन को फॉलो भी कर सकते हैं, नाउन से प्रीसीड या नाउन से पहले भी आ सकते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट्स के साथ ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट हमेशा प्रीसीड करते हैं नाउन। तो दिमाग बैठा के चलिएगा और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने कहा कि एडजेक्टिव्स न केवल नाउन के बारे में बात करते हैं, प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं किसी से ये कह रहा हूं कि ही इज, और यहां कह दिया मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल काइंड, तो काइंड, अब देखिए ये प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है, राइट, नाउन के बारे में बात नहीं कर रहा। ही इज काइंड, ये मीनिंग ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है ही। और अगर मैं यहां पर कह देता हूं, मान लीजिए कि ये देखिएगा फॉर एग्जाम्पल जैकी, राइट, या जैक इज काइंड, तो ये नाउन के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब जो काइंड शब्द है, नाउन प्रोनाउन दोनों के बारे में बात कर सकता है या इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। ये एडजेक्टिव्स हैं। तो कुल मिला के एडजेक्टिव को आप एडिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, राइट, एडजेक्टिव्स को आप एडिशन वर्ड्स भी कह सकते हैं, जो ऐड करते हैं, मीनिंग ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हैं। ये थोड़ा सा परिचय एडजेक्टिव्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द और देखने को मिलता है, एडवर्ब्स, राइट। जब आप एडवर्ब्स पढ़ते हैं, एक बात देखिए सामने, इसका जो नाम है उस नाम से आपको काफी कुछ देखने को मिलता है। एडवर्ब्स में एक शब्द छिपा हुआ वर्ब, हमारे हिंदी में एक शब्द चलता है क्रिया विशेषण। तो आप देखेंगे बड़े ध्यान से कि क्रिया विशेषण में वास्तव में जो शब्द क्रिया विशेषण है, ये केवल क्रिया यानी वर्ब तक लिमिटेड है, वर्ब तक सीमित है, यानी केवल वर्ब की बात करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं मोटे अर्थ में, क्योंकि जैसा नाम से आ रहा है। ऐसा कुछ इंग्लिश में भी है। तो एक बात तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एडवर्ब जरूर बात करेगा वर्ब की। जैसे नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव्स चाहिए, उसी प्रकार से वर्ब की विशेषता बताने के लिए आपको एडवर्ब्स चाहिए। अब हालांकि मैंने लिखा है, ये आवश्यक नहीं कि एडवर्ब जो होते हैं हमेशा वर्ब से पहले आए। एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब के बाद भी आ सकते हैं, दोनों संभावनाएं हैं, दोनों पूरी। लेकिन अंग्रेजी में या इंग्लिश में जो एडवर्ब्स हैं वो केवल वर्ब की बात नहीं करते हैं, वे अन्य शब्दों के बारे में बात करते हैं। जैसे एडजेक्टिव केवल नाउन की बात नहीं करते हैं, केवल नाउन के बारे में बात नहीं करते। एडजेक्टिव्स आप प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, राइट। एक्सक्यूज मी। इसी प्रकार से एडवर्ब्स वर्ब के बारे में बात तो करते ही हैं, इसके अलावा एडवर्ब्स बात करते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में भी बात करते हैं। इसका मतलब एडवर्ब्स वे शब्द हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, और अपने जैसे अन्य शब्द, अपने जैसे का मतलब है एडवर्ब्स, इन तीन शब्दों के बारे में बात करते हैं। कभी कभार नाउन के बारे में बात करते हैं, वो हम बाद में लेंगे जब हम डिटेल का अध्ययन करेंगे इनका। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब्स वे शब्द हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव्स की विशेषता बताते हैं और एडवर्ब्स की विशेषता बताते हैं। विशेषता का मतलब है वही बात, मतलब कुल मिला के एडवर्ब भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक एडिंग वर्ड्स है, राइट, सॉरी एडिंग वर्ड है। ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? एक्स्ट्रा मीनिंग, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, राइट। तो वास्तव में एडजेक्टिव्स की तरह एडजेक्टिव्स भी एडिंग वर्ड्स हैं, ऐड करने वाले शब्द हैं, और एडवर्ब्स भी एडिंग वर्ड्स हैं, ऐड करने वाले शब्द हैं। तो अगर नाउन प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव्स बात करते हैं, एडजेक्टिव्स की मीनिंग को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से एडवर्ब जो शब्द होते हैं वे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? वर्ब में, एडजेक्टिव्स में और एडवर्ब्स में, राइट। मैं तीन छोटे एग्जांपल लूंगा, उससे आप देख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, शी स्पीक्स और फ्रैंकली। दूसरा देखिएगा, जैसे एक और शब्द लेते हैं यहां पर, ए क्वाइट और लेट ट्रेन, राइट। और एक देखिए यहां पर, जैसे आपने कहा ही स्पोक
rather loudly. अब आप चेक कीजिए यहां पर, मैं अभी थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं एडवर्ब्स के बारे में, बार बार का इंट्रोडक्शन चल रहा है, वी आर नॉट स्टडिंग these topics in detail, I'm just trying to give you an introduction to these terms. तो एडवर्ब जो है वे वर्ब में ऐड करते हैं, तो मेरा कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, आप देखिएगा. She speak frankly, a quite late train, and he spoke rather loudly. पहले वाक्य में जो मैं लिखा है she speaks frankly, आप देख सकते हैं she speak frankly. frankly बात कर रहा है speak के बारे में, राइट. स्पीक क्या है, वर्ब है. तो पहले वाक्य में फ्रैंकली जो शब्द है ये स्पीक यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है. दूसरे वाक्य में जो आई शुड कॉल इट ए फ्रेज, ये वाक्य नहीं एक फ्रेज है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है मोटी भाषा में और पूरा एक मीनिंग नहीं दे रहा है. इसमें ध्यान से देखिएगा, क्वाइट जो शब्द है ये एडवर्ब है. इसमें ये लेट जो एडजेक्टिव है उसके बारे में विशेषता बता रहा है. क्वाइट लेट है, यहाँ क्वाइट का मतलब आपको बता दूं कि यहाँ क्वाइट का मतलब फेयरली या फिर समवॉट, कुछ हद तक, कुछ सीमा तक, टू सम एक्सटेंट यहाँ पर इसका मतलब है. तो एक क्वाइट लेट ट्रेन, यहाँ पर जो लेट शब्द है ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के बारे में और विशेषता कौन बता रहा है, क्वाइट शब्द बता रहा है. क्वाइट इज एन एडवर्ब, राइट. इनकी बात हम अभी नहीं करेंगे. पहले वाक्य में शी स्पीक्स फ्रैंकली में फ्रैंकली बात कर रहा है वर्ब के बारे में, वो बोलती है, स्पष्ट रूप से कहती है, जो भी कहती है. तो फ्रैंकली क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्लियरली है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है. दूसरे फ्रेज में जो फ्रेज है यहाँ पर उसमें लेट जो एडजेक्टिव है उसके बारे में बात कर रहा है क्वाइट, तो क्वाइट एडवर्ब है जो एडजेक्टिव लेट की विशेषता बता रहा है. और एक मोटी भाषा में बता दूं मैं आपको कि लेट एडजेक्टिव क्योंकि वो ट्रेन नाउन के बारे में बता रहा है, राइट. नाउन के बारे में बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव बारे में बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, राइट. इसकी बात बाद में करेंगे. एक और मैंने सेंटेंस यहां पर लिया है, राइट. ही स्पोक रादर लाउडली. इस सेंटेंस को देखिए आप, इसमें जो लाउडली शब्द आ रहा है, वैसे तो ये देखिए ध्यान से, ये बात कर रहा है क्रिया के बारे में, राइट. वो बोला, कैसे बोला, जोर से बोला. ये लाउडली क्या एडवर्ब है, उम्मीद करता हूं ज्यादातर लोग समझ रहे होंगे लाउडली शब्द एडवर्ब है, सब जानते हैं. लाउड एडजेक्टिव होता है और बेसिक रूल हमें ये बताया जाता है कि ज्यादातर एडजेक्टिव में लवा जोड़ने से एडवर्ब बनते हैं, तो ये एडवर्ब है, ठीक है. वैसे भी क्रिया के बारे में बात कर रहा है, कैसे बोला, लाउडली बोला. अब एडवर्ब के बारे में और बात कौन कर रहा है, रादर. इस रादर का संबंध अन्य शब्दों से नहीं, इस रादर का संबंध लाउडली से है. लाउडली एडवर्ब है, रादर भी एडवर्ब है, क्योंकि बेसिक रूल क्या कहता है, बेसिक रूल कहता है कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं. एडवर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव से पहले आकर एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव में और मीनिंग ऐड करते हैं. जैसे लेट जो शब्द एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, उसके बारे में और जानकारी कौन दे रहा है, क्वाइट दे रहा है. तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ सकते हैं, इसलिए एडवर्ब यहाँ पर विशेषता बता रहा है किसकी, एडजेक्टिव की. तो मैंने कहा वर्ब की विशेषता बताते एडवर्ब, वे एडजेक्टिव की विशेषता बताते, लेट की विशेषता क्वाइट बता रहा, क्वाइट एडवर्ब है, राइट. और तीसरे में ध्यान से देखिएगा, तीसरे में जो आप देख रहे हैं लाउडली शब्द है, खुद एडवर्ब है. एडवर्ब के बारे में जो उससे पहले आकर एडवर्ब के बारे में बात करें वो शब्द भी एडवर्ब ही होगा, यानी एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बता सकता है. तो यहाँ पर रादर जो शब्द है ये एडवर्ब है और ये लाउडली की विशेषता बता रहा है. इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो मैंने तीन बातें यहां पर लिखी आपके सामने, राइट, इन तीनों को मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की है. पहले वाक्य में एडवर्ब वर्ब की विशेषता बता रहा, फ्रैंकली स्पीक की विशेषता बता रहा. दूसरे फ्रेज में जो कि फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है, उसमें जो लेट शब्द है ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा क्वाइट, तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब ही आते हैं, तो क्वाइट एडवर्ब है. और तीसरे वाक्य में जो लाउडली खुद एडवर्ब है, उससे पहले रादर है, रादर भी एडवर्ब है क्योंकि वो एडवर्ब से पहले आ रहा है. एक और बेसिक रूल आप याद रख सकते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले, राइट, जो शब्द आते हैं और जो उन्हीं के बारे में बात करते हैं वो एडवर्ब ही होते हैं. मैं ये तो नहीं कहूंगा आप जनरलाइजेशन कर लें, राइट, उसका सामान्यकरण कर लें, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा ऐसे वाक्यों में इनको स्पॉट करना एडवर्ब्स को बड़ा आसान होता है, राइट. और जो लोग थोड़ा बहुत अध्ययन करते आए हैं वे आराम से मेरे ख्याल से स्पॉट कर सकते हैं कि एडवर्ब कहां पर है. तो एडवर्ब को पढ़ने के लिए, एडवर्ब को समझने के लिए बेसिक बातें दिमाग में रखिएगा. और बेसिक बातें ये कहती है कि हमें मूल बात की जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि तीन बातें मैंने आपके सामने कही है. एडवर्ब और डिटेल में बात करेंगे. एक बात ध्यान रखिएगा, एडवर्ब शब्द हैं, वे नॉर्मली फ्रेज नहीं होते हैं, वे एडवर्ब शब्द हैं. तो एडवर्ब को शब्द के रूप में ही देखना हमें, राइट. अभी आप देख सकते हैं यहां पर मैंने तीन शब्दों का प्रयोग किया है,
जैसे यहाँ पर फ्रैंकली एक शब्द है, यहाँ पर क्वाइट एक शब्द है, और यहाँ पर रादर भी एक शब्द है, ठीक, और लाउडली भी एक शब्द है। तो ये 4 जो शब्द मैंने आपके सामने एनसर्कल किए हैं, जिनको मैं सर्कल में बंद किया है, ये चारों शब्द एडवर्ब्स हैं, राइट। तो एडवर्ब शब्द होते हैं, इन्हें फ्रेज या क्लॉज में हमें नहीं मानना चाहिए, राइट। तो क्योंकि अभी हम शब्दों की बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब्स कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं। अब देखिए, अभी मैंने बात की आपके सामने एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ी बात की है, थोड़ी सी बात की डिटर्मिनर्स के बारे में बात की है, थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में बात की है, अभी मैंने एडवर्ब्स के बारे में बात की है। और जब आप नाउन्स के बारे में बात करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउन को पहचानना। हालांकि जनरली अगर एक सामान्यतः पढ़ने वाले या तैयारी करने वाले किसी भी ट्रेनी एस्पिरेंट को कहा जाए कि कैन यू स्पॉट द नाउन इन द सेंटर ऑफ द क्लॉज, आई थिंक ही इज एबल टू और शी इज एबल टू spot the noun in that clause or sentence easily। और नाउन फ्रेज में भी होते हैं, तो फ्रेज में उनको पहचान आसान। तो ज्यादातर लोगों से अगर कहा जाए कि क्या वो नाउन को स्पॉट कर सकते, तो जनरली वो लोग कर लेते हैं। शायद मुझे लगता है हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो सेंस ऑफ लैंग्वेज है वो हमें हेल्प करता है, तो ज्यादातर लोग नाउन को पहचान लेते हैं, ज्यादातर, ठीक है। नाउन जो है, एक तरह से मुझे लगता है कि नाउन न्यूक्लियस का काम करते हैं, यानी मूल केंद्र का काम करते हैं। नाउन के आसपास कई शब्द दौड़ते हैं। तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि नाउन के साथ कई या नाउन के आसपास कई शब्द दौड़ते हैं। नाउन के आसपास आर्टिकल्स दौड़ते हैं, नाउन के आसपास डिटर्मिनर्स दौड़ते हैं, नाउन के आसपास एडजेक्टिव्स दौड़ते हैं, राइट। नाउन के आसपास ये 3 शब्द दौड़ते हैं कम से कम। कभी कभी नाउन के आसपास एडवर्ब्स भी दौड़ते हैं, ये क्या हम आगे चर्चा करेंगे, राइट। तो ये नाउन के आसपास, नाउन इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जैसे एक सेंटेंस या क्लॉज में जैसे वर्ब एक सेंट्रल एलिमेंट होता है, या वर्ब काफी इंपॉर्टेंट होता है, या आई शुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आई थिंक एज द नेटिव ग्रामेरियंस हैव टोल्ड अस द वर्ब और a verb is a central element in a clause or sentence। वो एक तरह से उसके आसपास सब घूमते रहते हैं। उसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि नाउन के बिना ऐसा लगता मीनिंग आता ही नहीं है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको गेट करना। हालांकि नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द प्रोनाउंस हैं, पर नाउन एक ऐसा शब्द है जिसमें अपने आप में एक मीनिंग, एक सब्सटेंस छिपा होता है। सब्सटेंस का मेरा मतलब है एक ठोस मीनिंग छिपा होता है नाउन में। नाउन को स्पॉट करने के बहुत से तरीके हैं, जिसके हम बारे में बात करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल नाउन के बारे में ध्यान रखिएगा। नाउन को आप पहचान सकते हैं, आसान है कि नाउन का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे अगर आपके सामने बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट बोला जाता है, या फिर आपके सामने बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल हॉर्स कार्ट, या फिर आपके सामने बोला जाता है डोर, दरवाजे, फिर आपके सामने बोला जाता है टेबल, या आपके सामने बोला जाता है प्लेयर, या आपके सामने बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, तो एक पर्टिकुलर मीनिंग दिमाग में आ जाता है हमारे कि जरूर किसी न किसी चीज को दिखा रहा है, जिसको रेफरेंट कहते हैं, राइट। तो नाउन जिसका जिक्र करेगी, नाउन जिसके बारे में बात करेगी, वो जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हैं, वो जरूर कोई पर्सन होगा, राइट, या फिर वो कोई प्लेस होगी, या फिर वो कोई थिंग, कोई वस्तु होगी, या फिर वो कोई न कोई एक आइडिया होगा, विचार होगा। वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई जीव जंतु, बर्ड्स वगैरह भी हो सकता है। नाउन जब बात करेगी, नाउन के बारे में जिक्र करेंगे और नाउन का जब मीनिंग आएगा, तो याद रखिएगा हमारे दिमाग में कोई न कोई इमेज बनती है, पिक्चर बनती है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि पिक्चर तो तब बनी जब हम उसका मीनिंग जानते हैं। किसी ऐसे शब्द को आपके सामने बोला जाए जिसका मीनिंग जानते ही नहीं है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होता है उस इमेज को माइंड में क्रिएट करना, डेवलप करना। उसके लिए फिर हम बाकी अन्य तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य तरीके देख सकते हैं, नाउन को पहचाना कैसे जा सकता है। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि नाउन का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, और वो मीनिंग या तो किसी पर्सन को दिखाता है, प्लेस को दिखाता है, थिंग को दिखाता है, आइडिया, विचार, एनिमल, बर्ड, या किसी जीव जंतु को दिखाता है, राइट। उसे दिखाने वाला शब्द नाउन होता है। तो ये तो हो गया मीनिंग के आधार पर हम उसे पहचान सकते हैं। इसके अलावा आप नाउन को जो पहचानते हैं, तो ध्यान रखिएगा ज्यादातर नाउन को आप देख सकते हैं वो एडजेक्टिव्स के बाद होती हैं, विशेषण के बाद होती हैं, वे डिटर्मिनर्स के बाद होती हैं, वे आर्टिकल्स के बाद होती हैं, और ज्यादातर नाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट होती हैं, ऑब्जेक्ट होती हैं, राइट। और कभी कभी वे किसी एडवर्बियल यानी एक तरह समय और स्थान बताने वाले जो शब्द हैं उनका भी भाग होती है नाउन्स। पर नाउन ज्यादातर किसी वाक्य में सब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट होती है, और कॉम्प्लीमेंट है, राइट, जो लिंकिंग वर्ब्स के बाद मिलते हैं वो होती हैं नाउन्स ज्यादातर। और नाउन्स हो सकती है किसी वाक्य में, तो मैंने आपको बताया मीनिंग के आधार पर पहचान सकते हैं। और मैंने कहा आप अगर
उनकी पोजीशन देखें तो नाउन ज्यादातर आपको मिलती है आर्टिकल्स के बाद, डिटर्मिनर्स के बाद, एडजेक्टिव्स के बाद, कभी कभार एडवर्ब्स के बाद भी आपको नाउन मिलती है। तो या तो हम मीनिंग देखकर नाउन को पहचान सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि वो मीनिंग क्या दे रहा है, या फिर वो उसकी पोजीशन क्या है, यानी वो कहाँ पर है। जैसा मैंने बताया, इनके बाद ज्यादातर नाउन्स ही आपको मिलती है। या फिर अगर हमें थोड़ा ग्रामर का सेंस क्लियर है तो हम जब ये देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो हम पहचान सकते हैं कि नाउन ही होगी। तो नॉर्मली नाउन कैसे पहचाना जा सकता है, डिटेल में बात करेंगे नाउन के बारे में, राइट। अभी मैं थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं। अब तो नाउन को क्या माने, फिर नाउन को हम सब्सटेंस वर्ड कह सकते हैं, राइट। नाउन को सब्सटेंस वर्ड, क्या सब्सटेंस का मतलब क्या है? सब्सटेंस का पदार्थ भी होता है और सेंटेंस सब्सटेंस का मतलब पर्टिकुलर मीनिंग भी होता है, राइट। ये सब्सटेंस का मतलब होता है। जैसे मैंने कहा कि एडजेक्टिव्स एडिंग वर्ड्स हैं, राइट। डिटर्मिनर्स जो है वे नंबर वर्ड्स या फिर वो क्वांटिटी वर्ड्स हैं, संख्या मात्रा बताने शब्द हैं, राइट। और जैसे मैंने कहा कि जो प्रोनाउंस हैं उनके बारे में बात करूं तो प्रोनाउंस को क्या नाम दें? प्रोनाउंस वास्तव में ये रिप्लेसिंग वर्ड्स है। रिप्लेसिंग वर्ड्स क्यों कह रहा हूं, आप समझ गए होंगे ज्यादातर लोग। रिप्लेसिंग वर्ड्स का मेरा मतलब है ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों को रिप्लेस कर दें। हालांकि ऐसे शब्द और भी हो सकते हैं, पर ट्रेडिशनल परिभाषा में जाएं, if I want to talk in terms of traditional grammar or traditional terminology, I should call them a replacing word or replacing words. क्योंकि रिप्लेस करते हैं किसको? प्रोनाउंस को रिप्लेस करते हैं, प्रोनाउंस को रिप्लेस करते हैं, सॉरी नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। इसलिए देखिए इनके नाम में भी अर्थ छिपा हुआ, आप देख सकते हैं। They are pronouns. प्रो का मतलब होता है सपोर्ट या रिप्लेस करना, तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स which replace, which can replace nouns. तो प्रोनाउंस को मैंने कहा रिप्लेसिंग वर्ड्स, रिप्लेसिंग वर्ड। जैसे कुछ बुक्स में दिया गया है कि वर्ब्स जो होती हैं वे एक्शन वर्ड्स हैं या स्टेट वर्ड्स हैं, यानी वे अवस्था दिखाने वाले शब्द हैं या फिर वे क्रिया दिखाने वाले शब्द हैं, राइट, वर्ब्स। इस प्रकार से एडजेक्टिव्स एडिंग वर्ड्स हैं, वे ऐड करते हैं मीनिंग में। एडवर्ब्स भी याद रखिएगा एडिंग वर्ड्स ही कहलाएंगे, क्योंकि एडवर्ब्स भी क्या काम करते हैं? वो ऐड करते हैं मीनिंग। वर्ब्स में, एडजेक्टिव्स में, एडवर्ब्स में मीनिंग को ऐड करने वाले शब्दों को एडवर्ब्स कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे नाउन सब्सटेंस वर्ड्स अपनी एक पर्टिकुलर मीनिंग रखते हैं, उसी प्रकार से प्रोनाउन जो होते हैं वे रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि रिप्लेस करते हैं किसको? नाउन्स को, राइट। और नॉर्मली जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर मैं किसी व्यक्ति का नाम लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा स्मिथ, तो स्मिथ को जो रिप्लेस कर देगा वो शब्द प्रोनाउन होगा। स्मिथ को कौन रिप्लेस कर सकता है? स्मिथ एक नाम है किसी व्यक्ति का, राइट। स्मिथ को रिप्लेस कर सकता है, ही भी कर सकता है। अगर स्मिथ अपनी बात कर रहा है वो आई भी प्रयोग कर सकता है। मेरे लिए स्मिथ यू हो सकता है, अगर मैं स्मिथ मेरे सामने खड़ा हुआ है तो स्मिथ को रिप्लेस कौन कर सकता है? ही कर सकता है, आई कर सकता है, और स्मिथ को रिप्लेस यू भी कर सकता है। यानी ये जो शब्द हैं जो स्मिथ को रिप्लेस कर रहे प्रोनाउंस हैं। आपको पता है कभी कभी स्मिथ को इट भी रिप्लेस कर सकता है। इट कैसे रिप्लेस कर सकता है? राइट, यस, कभी कभी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मिथ बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर या फिर अंधेरे में खड़ा है, और मैंने कहा हु इज इट, राइट, तो स्मिथ कह सकता है इट इज स्मिथ। तो इट स्मिथ के लिए आया है, तो इट भी रिप्लेस कर सकता है स्मिथ को। तो जो शब्द स्मिथ, जो कि एक नाउन है, एक नाम है किसी व्यक्ति का, उस नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं वे शब्द सब प्रोनाउंस हैं, राइट। आपको पता है अगर स्मिथ ऑब्जेक्ट है तो स्मिथ को हिम भी रिप्लेस कर सकता है। अगर स्मिथ अपने बारे में बात कर रहा है, अपने आप को ऑब्जेक्ट बना, स्मिथ को मी भी रिप्लेस कर सकता है। ये सारे शब्द जो हैं ये स्मिथ के लिए आ रहे हैं। आपको पता है स्मिथ के लिए हम हिमसेल्फ का प्रयोग भी कर सकते हैं, स्मिथ के लिए हम योरसेल्फ का प्रयोग भी कर, स्मिथ के लिए हम, स्मिथ अपने लिए माईसेल्फ का प्रयोग भी कर सकता है। इस प्रकार से जितने भी शब्द स्मिथ जो कि नाउन है उसको रिप्लेस कर रहे हैं वे सभी प्रोनाउंस हैं। इस प्रकार से एक मोटी भाषा में कह सकते हैं कि प्रोनाउंस वे शब्द हैं जो रिप्लेसिंग वर्ड्स कहला सकते हैं या कहलाते हैं, क्योंकि वे नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने परिचय दिया है प्रोनाउंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक शब्द और लिया जाता है, मैंने कहा प्रेपोजिशंस। हम प्रेपोजिशंस को कौन सा शब्द माने? प्रेपोजिशंस को आप कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड्स हैं। ये रिलेट करते हैं, रिलेशन वर्ड्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, राइट। रिलेटिंग वर्ड्स और रिलेशन वर्ड्स, इनको रिलेटिंग वर्ड्स या रिलेशन वर्ड्स क्यों कहना चाहिए? Why should we call them relating words or relation words? Because as you people might have learned the definition of this word, I would like to say that prepositions are the words which establish a relationship or relation between two nouns or two words, right? That's why I call them relating words or relation words.
तो इन्हें रिलेशन वर्ड्स और रिलेटिंग वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मूलतः हमें सिखाया जाता है एज यू नो एज द वेरियस ग्रामर्स टेल अस, यहाँ ग्रामर का मेरा मतलब बुक्स से है, एज द वेरियस ग्रामर्स टेल अस preposition are the words which establish relations between two words। इसका मतलब ये हुआ कि preposition आ चुका है अगर मान लीजिए कहीं पर, तो उससे पहले राइट यहाँ एक वर्ड मिलेगा और उसके बाद भी एक वर्ड मिलेगा, राइट इनके बीच में जो संबंध स्थापित करेगा वो शब्द preposition होगा। ये इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूं इस बात को कि preposition वे शब्द हैं जो दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, वे कहलाते हैं preposition। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि यहां मैंने बात की है ये देखिएगा, जैसे मैंने कहा बुक्स, राइट आपके सामने कहा बुक्स, और यहां लिख दिया मैंने बुक्स ऑन, राइट, और यहां कह दिया मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, बुक्स ऑन टेबल्स। मैं द लगा सकता हूं, लगाना चाहूं तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा द बुक्स ऑन द टेबल्स में कह सकता हूं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहां चेक करते हैं, ये ऑन preposition है, राइट, ये एक वर्ड है टेबल्स, ये एक और वर्ड है बुक्स। बुक्स और टेबल्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्टेड। इस बात को कौन साबित कर रहा है? ऑन कर रहा है। यहां देखिए आप, ऑन इस बात को साबित कर रहा है, ऑन एक preposition। इसका मतलब अगर ऑन नहीं हो तो बुक्स कुछ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, टेबल्स कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं ऑन लगा दूं तो ये निश्चित हो जाएगा कि टेबल जो रखी हुई है उसके ऊपर किताबें रखी हुई है, राइट तो इसका मतलब दोनों में अटैचमेंट है, जुड़ाव है या कनेक्शन है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि preposition वे शब्द होते हैं जो दो अन्य शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए preposition को कहा जाता है रिलेशन वर्ड्स और रिलेटिंग वर्ड्स कहा जाता है। एक बात और देखिए ध्यान से, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देखिए इसका, कई बार हम नाम पर ध्यान नहीं देते हैं, यहां पर नाम चेक कीजिए आप, इसका नाम है preposition, राइट हालांकि वैसे शब्द प्री है पर पोजीशन के साथ जुड़कर ये preposition हो जाता है, इट्स नॉट प्रीपोजिशन, इट्स preposition, राइट। तो प्री का मतलब पहले होता है, तो ये वे शब्द हैं जो किसी शब्द से पहले जाता रहता है, और वो शब्द ज्यादातर नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, या फिर वो नॉमिनल वर्ड होता है, नाउन के जैसे शब्द होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि preposition वास्तव में इंग्लिश ग्रामर में जो preposition अपने से बाद आने वाले शब्द से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं बजाय कि पहले आने वाले शब्द के ज्यादातर, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये जो ऑन है ये टेबल को दिखा रहा है, बुक्स को दिखा रहा है, ऑन दिखा रहा है टेबल्स को सतह के रूप में, इसलिए टेबल नाउन है, नाउन से पहले आके जिसने पोजीशन ले ली है वो है preposition ऑन। तो प्र मतलब प्री का मतलब पहले, जो पहले आकर पोजीशन लेता है, किससे पहले आकर? किसी नाउन या प्रोनाउन से या नॉमिनल वर्ड से। नॉमिनल का मतलब नाउन के जैसा शब्द है, इसलिए ऑन ज्यादा किससे जुड़ा हुआ है? टेबल से जुड़ा हुआ है। टेबल यहाँ पर सरफेस के रूप में, सरफेस होती है सतह, तो यहाँ पर टेबल को सतह के रूप में दिखाने के लिए मुझे ऑन की आवश्यकता है। तो वास्तव में देखें तो preposition जो शब्द हैं दे आर रिलेटिंग वर्ड्स और रिलेशन वर्ड्स, उन्हें हम रिलेटिंग वर्ड्स या रिलेशन वर्ड्स कहते हैं, और यही इसकी एक तरह से डेफिनेशन है। हमें बचपन से preposition पढ़ाई गई है, इसके बारे में और भी खास बातें करेंगे, लेकिन एक बात निश्चित सी है कि preposition के बाद ज्यादातर जो शब्द आते हैं वे नॉमिनल होते हैं, और जब मैं कह रहा हूं नॉमिनल तो मेरा मतलब है नाउन के जैसे, जिनको नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। अब preposition के बाद जो शब्द आता है वो क्या होता है? जैसे मैंने कहा रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि prepositions जो है, prepositions यहां पर देखिएगा आप, मैंने कहा इनके बाद नॉमिनल वर्ड्स आते हैं। अब वे शब्द किस रूप में हो सकते हैं? वे नाउन के रूप में है ऑब्वियसली, वे प्रोनाउन हो सकते हैं, यस वे प्रोनाउंस हो सकते हैं, और वे वर्ब हो सकते हैं, लेकिन वर्ब भी नॉमिनल होगी, और वर्ब नॉमिनल का मेरा मतलब ज्यादातर हम जब बात करते हैं तो आईएनजी फॉर्म, ये आप सब जानते हैं कि अगर preposition के बाद वर्ब का फॉर्म आता है तो वो वर्ब का फॉर्म आईएनजी फॉर्म में होता है, राइट मोस्ट प्रोबेबली। तो ये तीनों जो शब्द हैं ये नॉमिनल वर्ड्स हैं, नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। आप जानते हैं नाउन तो खैर नाउन है ही, प्रोनाउंस भी आप जानते हैं ज्यादातर बिहेवियर में वो नाउन के जैसी, इसलिए प्रोनाउन भी नॉमिनल वर्ड में ही रखा जाएगा। तो प्रोनाउंस भी नॉमिनल है और वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में आती है वो भी नॉमिनल। इस प्रकार से आप दिमाग में बात रख सकते हैं कि preposition रिलेशन वर्ड्स तो है ही, साथ में एक बात निश्चित है कि इनके बाद आने वाला शब्द जो होगा, जो इनका कॉम्प्लेमेंट्री ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि preposition के बाद जो शब्द आता है वो इनका कॉम्प्लीमेंट होता है, वह शब्द नॉमिनल होता है, और ज्यादातर तीन शब्द हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ अपवाद और है इस बात के, लेकिन बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, prepositions जो है
वो ज्यादातर नॉमिनल वर्ड्स को प्रिसीड करती है, उससे पहले आती है। एक बात है निश्चित, ठीक है। तो अगर मैं किसी से ये कह रहा हूं, यहां पर देखिएगा इन यू, ठीक है, तो यू यहां प्रोनाउन हो गया। अगर मैंने यहां इन जैक, जैक यहां नाउन हो गया, और यहां पर कर दिया इन वर्किंग, तीनों जो शब्द हैं नॉमिनल है या नाउन की तरफ प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो शब्द आते हैं वे एक तरह से नॉमिनल वर्ड्स होते हैं। तो आप इस प्रकार को पढ़ सकते हैं। एक बात, अभी परिचय की बात कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहा हूं मैं। एक और शब्द है जो रिलेशन स्थापित करता है, वो है कंजंक्शन, राइट, जिन्हें कभी कभी कनेक्टिव्स भी कहा जाता है। कंजंक्शन को आप कह सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। ये थोड़ा डिटैचमेंट दिखाता है। प्रेपोजिशन क्या करती है, वो तो रिलेशन स्थापित करती है, ये केवल जोड़ के अलग हो जाता है, राइट। तो कंजंक्शंस को बेसिकली हम कह सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। ये देखिए आप, कनेक्टिंग वर्ड्स कहा जाता है किनको, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स, एक बात ये कही जा सकती है। जोड़ने वाले शब्द हैं, राइट। अब ये कंजंक्शंस किसको जोड़ते हैं, ये इसको बेसिकली कंजंक्शन को दो आइटम्स चाहिए, राइट, दो लैंग्वेज आइटम चाहिए। अब ये दो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, वे कंजंक्शन किसको जोड़ सकता है, दो नाउन्स को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउंस को जोड़ सकता है, राइट, दो वर्ब्स को जोड़ सकता है, राइट, और वे दो प्रेपोजिशन को भी जोड़ सकते हैं, राइट, और दो एडवर्ब्स को जोड़ सकते हैं, दो एडजेक्टिव्स को भी जोड़ सकते हैं। तो इस कंजंक्शन का काम है कनेक्ट करना, जोड़ना, राइट, इसका काम जोड़ने का काम है। इसको कम से कम दो आइटम तो चाहिए जोड़ने के लिए। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कंजंक्शन जो है वो अकेला आ गया है और किसी को जोड़ नहीं रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा। कंजंक्शन जब भी आएंगे वो जोड़ने का काम करेंगे, और जोड़ने के कम से कम दो आइटम चाहिए, राइट। आप इसे सीमेंट वर्ड्स भी कह सकते हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फेविकॉल का काम करता है, राइट, फेविकॉल जोड़ने का काम करता है, ये शब्दों को जोड़ता है। लेकिन इतना ही सीमित नहीं है, कंजंक्शन शब्दों के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, क्लॉज की बात भी करता है, क्लॉज को भी जोड़ता है, राइट। और कभी कभी एक कंजंक्शन अगले सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, जैसे हालांकि बेसिक रूल तो ये कहता है कि एंड से वाक्य शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि फुल स्टॉप के बाद भी हम एंड या बट लगाकर प्रयोग करते हैं। तो कंजंक्शंस किसको जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, यस। फ्रेजेस को जोड़ सकता है, फ्रेज शब्दों से बड़े होते हैं, इनकी हम आगे चर्चा करेंगे, उनको जोड़ सकता है। और क्लॉज को भी जोड़ने का काम करता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, इनको जोड़ने का काम करता है, राइट, वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। नॉर्मली आप पढ़ते आए हैं, डिटेल में आगे बात करें, टॉपिक जो हम लेंगे, बेसिक रूल याद रखें, कनेक्टिंग वर्ड से कनेक्शन का काम करते हैं। एक प्रेपोजिशन की हमने बात कर ली है, राइट। आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द और देखने को मिलता है यहाँ पर कि वो शब्द है वर्ब। और जैसा कि मैंने कहा कि वर्ब जो है किसी क्लॉज या सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता है। तो इसे आप एक तरह से सेंट्रल वर्ड भी कह सकते हैं, राइट। सेंट्रल वर्ड केंद्रीय शब्द है, जिसे कभी कभी साइंस से लेकर कहें तो न्यूक्लियस वर्ड की बात करते हैं, न्यूक्लियस वर्ड की तरह काम करता है वर्ब। क्योंकि आप जानते हैं वर्ब निश्चित करता है इसके बाद कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। वर्ब के आसपास सब्जेक्ट घूमता है, वर्ब के आसपास ऑब्जेक्ट घूमता है। क्या बिना वर्ब के सब्जेक्ट हो सकता है? अगर हम ग्रामर के सेंस से बात करें तो क्या बिना वर्ब के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है? बिना वर्ब के। क्या बिना वर्ब के हम ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं? क्या बिना वर्ब के मुझे कहना चाहिए कि हम एक शब्द और छोटा सा वर्ब के साथ जुड़ता है, ऑक्सिलरी वर्ब, हम सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ओल्ड फैशन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में से ऑक्सिलरी कहा जाता है। तो वर्ब एक तरह से मान लीजिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, राइट, इनके आने का बड़ा कारण ये वर्ब होता है। तो वर्ब को इसलिए सेंट्रल एलिमेंट कहा जाता है या सेंट्रल वर्ड कहा जाता है। तो वर्ब इज द सेंट्रल वर्ड इन अ क्लॉज और अ सेंटेंस, पहली चीज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक तरह से लगता है कि इसके आसपास चक्कर काटते हैं सब्जेक्ट वर्ब। वर्ब वास्तव में अगर एक शब्द में अगर वर्ब को डिफाइन करें तो ज्यादातर ये जो शब्द होता है इसे आप एक्शन वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि किसी एक्शन को दिखाता है, और ज्यादातर कभी कभी स्टेट वर्ड या अवस्था को दिखाने वाला शब्द है। ऐसे आप कंजंक्शन को कनेक्टिंग वर्ड कह सकते हैं, आप प्रेपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड कह सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल प्रोनाउन को रिप्लेसिंग वर्ड कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी वर्ब को एक्शन वर्ड या फिर स्टेट वर्ड भी कह सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा कि वर्ब का एक पार्ट होता है ऑक्सिलरी, इसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, राइट। ऑक्सिलरी सहायक क्रिया को कहा जाता है ऑक्सिलरी। ये ना एक्शन वर्ड है ना स्टेट वर्ड है,
जब इसका नाम ही ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो गया तो केवल हेल्पिंग वर्ड्स की बात, हेल्पिंग वर्ड के रूप में आते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल वर्ब के रूप में जब बात कर रहा हूँ तो मैं उस शब्द की बात कर रहा हूँ जो शब्द किसी एक्शन को दिखाता है या स्टेट को दिखाता है। मैं जब वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं उस शब्द की बात कर रहा हूँ जिसके लिए सब्जेक्ट आता है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट आता है, मैं उस शब्द की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं कह रहा हूँ वर्ब है क्या, तो जैसे आप कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड कह रहे हैं उसी प्रकार से आप वर्ब के लिए आप यह कह सकते हैं इट इज एन एक्शन वर्ड और इट इज ए स्टेट वर्ड, ये आप नाम ले सकते हैं वर्ब के लिए। एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। अगर मैं कोई भी शब्द लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मान लीजिए ही चीट्स और अदर्स, ये वाला वाक्य पढ़िए, इसमें चीट एक एक्शन वर्ड के रूप में दिया गया है, यानी एक्शन वर्ड के रूप में आ रहा है यहां पर, राइट। और यहां देखिएगा ही रिमेन्स क्वाइट। आप जब आप यहां पर ग्रामर की बात सुन रहे हैं तो आप एक कोशिश और कर सकते हैं साथ साथ कि आप जो है ये भी देख सकते हैं कि हाउ आई प्रोनाउंस द वर्ड्स, हाउ आई emphasize the particular syllable in a word when I speak or when I say something. You can focus on these things as well. क्योंकि जब आप सीख रहे हैं तो पूरा सीखिए। तो यहाँ पर cheats और remains, cheat यहाँ पर एक्शन वर्ड है क्योंकि ये किसी कार्य को, एक्शन को दिखा रहा है, और remain यहाँ पर अवस्था को दिखा रहा है, स्टेट वर्ड है, एक्शन वर्ड नहीं यहाँ पर, स्टेट वर्ड, स्टेट का मतलब अवस्था, दोनों को दिखा रहा है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ही इज रिच, तो रिच इज यहाँ पर वर्ब है, ये अगेन स्टेट को दिखा रही है, इज यहाँ पर एक्शन को नहीं दिखा रहा है, इज यहाँ पर स्टेट यानी अवस्था को दिखा रहा है। इस प्रकार से जब आप किसी सेंटेंस में या क्लॉज में देखते हैं कि वर्ब वहां पर है तो वर्ब प्राय एक्शन वर्ड होता है, स्टेट वर्ड होता है। वर्ब कई प्रकार की होती है, इसके हम आगे अध्ययन करेंगे, अलग प्रकार की वर्ब पूछी जाती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ पुराने क्वेश्चंस भी मैं उठाऊंगा साथ साथ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए हाउ टू attempt the question that I am going to attempt in that particular exam. So ये भी एक चीज रहेगी साथ साथ हमारे कि हम कुछ पुराने क्वेश्चंस की बात भी करते रहे, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा परिचय दे रहा हूं तो आप परिचय देखते रहिएगा, इस प्रकार से बात कर रहा हूं और आपके क्वेश्चंस हैं वो भी मैं लेता रहूंगा आगे। फिलहाल अभी एक बार शुरुआत की हमने रिकॉर्डिंग्स, तो देखते रहिए ध्यान से और समझते रहिए। आपके क्वेश्चंस हमेशा दे आर ऑलवेज वेलकम, so you can put up your questions when you are taking the classes. So cheats, remains और is, ये तीनों जो आप देख रहे हैं यहां पर, तीनों ही शब्द वर्ब के रूप में आए हैं, राइट। ये तीनों शब्द क्या है, वर्ब है, cheats, remains और is, ये वर्ब के रूप में। अगर मैं एक शब्द और ले सकता हूं, एक सेंटेंस और ले सकता हूं यहां पर, he has guts, guts करेज को कहा जाता है, साहस को कहा जाता है, तो मैंने कहा he has guts, उसमें guts है, तो guts का मतलब करेज है। यहां पर भी आप वर्ब को देख सकते हैं, वर्ब छिपी हुई है, कहां पर, हैज इज द वर्ब। वर्ब 4 सेंटेंसेस है, 4 ही वर्ब्स हैं, या तो वे एक्शन वर्ब्स हैं या स्टेट वर्ब्स हैं। तीनों जो सेंटेंसेस है आपके सामने, एक्सक्यूज मी, ओके, यहां पर जो आपके सामने 4 सेंटेंस में लिखे हैं, पहला ही चीट्स अदर्स, दूसरा ही रिमेन्स क्वाइट, और तीसरा ही इज रिच, और चौथा है ही हैज गट्स। 4 सेंटेंस, इसमें से पहला जो सेंटेंस उसमें चीट्स एक्शन वर्ब है, बाकी तीनों आप देख सकते हैं स्टेट वर्ड्स हैं या स्टेट वर्ब्स हैं, राइट। रिमेन, इज और हैज, तीनों में अवस्था बताने वाले शब्द हैं, क्योंकि साहस का होना अवस्था है, किसी का अमीर होना भी अवस्था है, और किसी का चुप रहना वो भी अवस्था का काम मतलब अवस्था है। इस प्रकार से 3 में एक्शन स्टेट्स को दिखाया जा रहा है, जबकि चीट जो शब्द ये एक्शन को दिखा रहा है कि वो जानबूझ के ऐसा करता है, इट्स एन एक्शन, राइट। तो ये आप शब्द ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने वर्ब के बारे में आपसे बात की है। जब आप वर्ब पढ़ते हैं तो दिमाग में आती है कि वर्ब कई प्रकार से पढ़ी जाती है, बिल्कुल सही है। ज़्यादातर हमें बेसिकली 2 पढ़ाई जाती हैं कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब, क्या डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सी वर्ड्स, अलग अलग वर्ब्स हो सकती हैं, जैसे हम बात करते हैं एस्ट्रेटिव वर्ड्स क्या होती हैं, राइट। इसके डायनेमिक वर्ब्स क्या होती है, इसके अलावा प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन सी होती है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन सी होती है। तो वर्ब्स के अलग अलग प्रकार होंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, राइट। फिलहाल हल्का सा परिचय मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हमें ऐसे ही बताया जाता है कि वर्ब 2 ही प्रकार की होती है, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। हालांकि ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी जैसे मेन वर्ब को जो हेल्प करती है वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, तो वर्ब के बारे में बात की जाती है। तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया है, थोड़ा सा आगे मैं इसी बातें और करते रहेंगे। ये आज मैंने जो शुरुआत की है, तो इट्स अ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू द होल थिंग्स that are going to come or appear before us when we are
going ahead when we are going to take up other things. So I hope you people learn better. You people are with me always, right? As I hope, as I can hope here. So you can learn better, and I'll take in some more questions, right? Because questions are the soul of learning, as we say that necessity the mother of invention. In the same way, I can say that questions are the questions are the mother of learning, I should say, right? The more you question as a verb, the more you question, the more you learn. Okay, तो हम ऐसी बातें और भी करते रहेंगे, आज के लिए इतना काफी है. Thank you very much. Have a good time.